सो फर्स्ट केस स्टडी जो हम करने वाले हैं दैट इज क्वाइट सिंपल, दैट इज क्वाइट सिंपल। तो 3 केस स्टडीज जो है वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंड कल की वीडियो में भी हम केस स्टडीज को ही कवर करने वाले हैं एंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद द बीएफएम। तो बीएफएम के टॉपिक जो है वो परसों की क्लास से शुरू होंगे। सो इट सेज एन इन्वेस्टर परचेज्ड 2000 शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। तो एक लिस्टेड कंपनी है, एक इन्वेस्टर है जिसने उस लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है एंड दोज आर परचेज एट ₹125 पर शेयर। एंड ये शेयर्स जो थे ये परचेज किए गए थे 28 ऑफ अगस्त 2015 को। तो 28 अगस्त 2015 को 28 अगस्त 2015 को ये जो शेयर्स थे इनको यहां पर परचेज किया गया था 2015 में एंड प्राइस जो दिया गया दैट इज गिवन टू बी 125। एंड फर्दर द कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड पर शेयर। तो 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। द रिकॉर्ड डेट वाज 26 नवंबर 2015 इन द सेम ईयर। He sold 700 shares on 12th of April 2016 at a price of 115 per share and the balance on 27th June 2016 at a price of rupees 135 पर शेयर। ठीक है, तो उसके बाद जो यहाँ पर शेयर्स को बेचा गया वो बेचा गया, रेस्ट जो शेयर्स थे वो 27 जून को सेल किए गए हैं। ओके, तो अभी के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो इट सेज वेदर ही हैड इनफ प्रॉफिट और सफर लॉस in the sale of 12th April 2016। तो 12th April 2016 12th April 2016 को जो यहां पर सेल की गई है उसमें उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। इट क्लियरली सेज कि यहां पर जो परचेजिंग प्राइस था डेट वाज 125। परचेजिंग क्या था 125 के ऊपर थी एंड उसको सेल कितने पे किया 115 पे किया। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या पर शेयर तो लॉस हुआ ना, सेलिंग प्राइस जो है दैट इज लेसर देन दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहां पर क्या हुआ है, इन दिस केस इट इज अ लॉस, क्लियरली इट सीम्स टू बी अ लॉस। ठीक है, तो क्लियरली यहां पर लॉस हुआ है इस केस में। ओके, सो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इट सेज हाउ मच इज द डिविडेंड रिसीव्ड। कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही आसान एक क्वेश्चन है ये। तो कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है उसके बारे में हमें बताना है। डिविडेंड रिसीव्ड के बारे में बताएंगे जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2000 डिविडेंड पर शेयर मिला है। तो यहां पर कहीं पर स्पेसिफाई नहीं है ना कि कोई शेयर्स जो है उनके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलने वाला। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, दैट वुड बी 16,000। 8 into 16,000, 8 into 2000 will be equal to 16,000. Okay, that would be the second question. Third, it says how much is profit or loss on sale of 12th April 2016। 12th April 2016 को जब जो सेल की गई है उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो कितना हुआ हमने ऑलरेडी देखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो लॉस हुआ। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब टोटल कितना प्रॉफिट हुआ या टोटल कितना लॉस हुआ उसके बारे में हमको बताना है। सो हाउ मच इज अ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन 12th April 2016। देखिए उसने शेयर्स कितने बेचे यहां पर, कितने शेयर्स को उन्होंने बेचा यहां पर 700 शेयर्स को यहां पर बेचा गया था। ठीक है, तो 700 के पीछे कितना प्राइस का लॉस हुआ, उसे 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से लॉस हुआ एंड 700 थे तो टोटल लॉस कितना हुआ 7000 का लॉस हुआ। इज इट क्लियर। तो क्लियरली जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा आसान है ये यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि आपको ये केस स्टडी एग्जाम में भी मिल जाए तो क्लियरली आपके 5 एग्जाम जो नंबर है वो हो जाएंगे। देन उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द, नहीं डिविडेंड, जब हम लॉस की बात करते हैं तब उसके समय पर यहां पर डिविडेंड जो है वो आपको नहीं देखना। डिविडेंड को वहां पर नहीं देखना है, उस कैलकुलेशन में नहीं देखना। जब लॉस की या फिर प्रॉफिट की बात आपको कही गई है वहां पर सीपीएसपी को ही देखेंगे सिर्फ। ओके, नेक्स्ट इट सेज वेदर ही हैड गेन्ड प्रॉफिट और सफर लॉस इन द सेल ऑन 27th of June 2016। अब 27 जून 2016 को जो यहां पर सेल की गई है 27 जून 2016 को उसने रेस्ट ऑफ शेयर्स, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो कितने थे, वो थे उसके पास 2000 में से 700 ऑलरेडी बेच चुका, यानी कि 1300 शेयर को उसने स्क्वायर ऑफ किया किस दिन, यहां पर 27 को स्क्वायर ऑफ किया। ठीक है, तो इस दिन इसको क्या होगा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो थे यहां पर सेलिंग प्राइस जो है दैट इज 135, जो कॉस्ट प्राइस था दैट इज 125, तो सेलिंग ज्यादा है दैट इज प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट ओवर हियर। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट हुआ है। इज इट क्लियर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज हाउ मच इज प्रॉफिट और लॉस, तो यहां पर प्रॉफिट और लॉस पूछ लिया कितना हुआ है, तो दैट वुड बी 10 रुपीज के हिसाब से हुआ, 1300 टोटल शेयर थे, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 13,000 का यहां पर टोटल प्रॉफिट हुआ है। इज इट क्लियर? तो बहुत ही आसान सा एक केस स्टडी है, जल्दी से जल्दी इसको करना है ताकि जो नेक्स्ट केस स्टडीज है उनके कंसेप्ट को हम ज्यादा बेहतर से जान पाए। एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेटर वे में चल रही होगी, सिर्फ और सिर्फ कल का हाफ डे है जो आपने देना है वहां पर फॉर द ऑप्शनल एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज व्हाट इज द टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताना आपको, किसके बारे में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने के ऊपर लगेगा? देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितने अमाउंट के ऊपर लगेगा? काइंडली डू कंफर्म, जल्दी से कंफर्म करना है इसको। एंड किस मैथडोलॉजी के साथ आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, काइंडली डू मेंशन, काइंडली डू मेंशन। BFM classes will be there, do not worry about it, BFM full classes are will be there। okay, kindly answer this question first of all। कैलकुलेशन बताइए, कैलकुलेशन मेथड क्या इस्तेमाल किया है, कौन से अमाउंट के ऊपर गेन लगता है, सबसे पहले ये बताना है, सबसे पहले ये बताना है कौन से अमाउंट के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। व्हाट इज द पीरियड फॉर, यस इट इज 1 ईयर, इट इज 1 ईयर, इट इज 1 ईयर, यानी कि अगर 1 साल से पहले उसने शेयर्स को बेच दिया तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर उसको यहां पर प्रॉफिट हुआ है, जितना अमाउंट उसको प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर, लॉस को कवर नहीं करते हैं, लॉस हो गया तो हो गया, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा कवर होगा। इट्स नॉट लाइक प्रॉफिट माइनस लॉस, इस तरह से कैलकुलेट नहीं होता। ये नहीं है कि पहली डील में उसको 6,000 का लॉस हुआ एंड लास्ट में उसको जो था 13,000 यहां पर प्रॉफिट हो गया, तो आप डिफरेंस देख लें, या 7,000 यहां पर पहले में लॉस हुआ, बाद में प्रॉफिट हो गया 13,000 का, तो आप कहें कि 6,000 के ऊपर आपको यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल जो टैक्स है वो लगेगा। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स जो है, जो भी प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर लग जाएगा, एज सिंपल एज दैट। जितना प्रॉफिट है उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज ओके। तो 1 साल तक अगर, 1 साल तक यहां पर अगर जो कोई भी चीज खरीदी बेची गई है, अगर 1 साल के अंदर अंदर किया तो वो किसमें कवर होगा, दैट वुड बी कवर्ड अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो इसके अलावा ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर अलग से पूरी की पूरी केस स्टडीज ऑलरेडी हमारे पैक में कवर्ड है, उनको जरूर गो थ्रू कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर क्या रहेगा, दैट वुड बी 13,000। ठीक है, तो क्योंकि सेकंड ट्रांजेक्शन में गेन कितना हुआ था, 13,000 का हुआ था, तो गेन के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, क्योंकि 1 साल से पहले यहां पर उनको दोबारा से बेच दिया गया। ओके, तो दैट वुड बी, दैट वुड बी रिगार्डिंग इट। ओके, पहली केस स्टडी में यही चीज कवर होगी। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं अभी, नेक्स्ट केस स्टडी को देखते हैं अभी। इट इज बेस्ड अपॉन द FSI, फ्लोर स्केल इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है ये। फ्लोर स्केल इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है ये वाला। तो कैपिटल गेन की जो केस स्टडीज है उनमें वो प्रॉपरली कवर्ड है, यू कैन गो थ्रू इट। एक पॉइंट यहां पर मैं दोबारा से रिवाइज करवाना चाहता हूं, विच आई जस्ट मैंशनड इट, उसको क्लैरिटी करना जरूरी है, बिकॉज आई जस्ट मैंशनड इट समथिंग रॉन्ग ओवर हियर। यहां पर एक चीज मैं यहां पर कंफर्म कर दे रहा हूं, जो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 6,000 इज द राइट आंसर, 6,000 इज द राइट आंसर। एक्चुअली आई जस्ट गॉट कंफ्यूज रिगार्डिंग इट, लेकिन 6,000 जो रहेगा दैट वुड बी द राइट आंसर। तो हमारे पास यहां पर जो गेन है, जो गेन हुआ था सेकेंड ट्रांजैक्शन में, दैट वाज 13,000, एंड जो लॉस हुआ था
लॉस हुआ था क्योंकि सेल परचेज एक ही की गई है। अगर डिफरेंट सेल परचेज होती तो अलग बात होती, लेकिन यहां पर सेल जो यहां पर परचेज है वो इकट्ठी ही की गई है, तो ओवरऑल को देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल को देखेंगे यहां पर, तो यहां पर हमें लॉस हुआ है पहले वाले में। ठीक है, तो वो 2000 जो थे वो इकट्ठे ही थे, तो यहां पर सेकंड में हमें 13,000 का गेन हुआ था, फर्स्ट वाले में हमें लॉस हुआ था 7,000 का। तो डिफरेंस वुड बी टैक्सेबल, तो यहां पर जो टैक्सेबल होगा दैट वुड बी डिफरेंस। तो 6,000 जिन्होंने आंसर दिया था यहां पर, दैट इज करेक्ट वन, दैट इज करेक्ट वन। यहां पर मैं इसे दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टर ने परचेज किया था जो दैट वाज 2,000 शेयर्स। ठीक है, तो उसने 2,000 शेयर्स को परचेज किया था, जब उनको स्क्वायर ऑफ किया जाएगा तो टोटल डील को ही काउंट किया जाएगा, टोटल जो डील है उसी को काउंट किया जाएगा। तो यहां पर जो गेन था वो दैट वाज 13,000 एंड लॉस वाज 7,000 इन फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो यहां पर जो टैक्सेबल बनेगा शॉर्ट टर्म के अंडर दैट वुड बी 6,000। तो 6,000 जिन्होंने यहां पर आंसर किया था पहले, दैट इज करेक्ट वन। ओके, तो 6,000 वाला आंसर जो है दैट वुड बी करेक्ट वन। सो नेक्स्ट जो यहां पर केस स्टडी है दैट इज बेस्ड अपॉन द एफएसआई। तो एफएसआई के ऊपर केस स्टडी अभी करने वाले हैं। तो यहां पर हमें डाटा दिया गया है, बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग डाटा इंफॉर्मेशन कंफर्म द फॉलोइंग आंसर्स। तो यहां पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लैंड एरिया इज गिवन टू बी 725 स्क्वायर मीटर, टोटल बिल्ट अप एरिया, total built up area is given to be 325 square meter and permissible floor scale index is 1. Rate of construction cost per square, rate of construction cost per square meter is 5,000. Rate of land cost per square meter is 2,000. Desired yield is 9%. Usable carpet area is given, and further monthly rent carpet area basis per square meter is given to be 50. यूजेबल आउटगोइंग एज्यूमिंग 1/6 ऑफ द यील्ड इज गिवन ओवर हियर। ओके, तो इनके हिसाब से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट इट सेज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए, जब भी हमने टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखना है ना, तो उसमें जो हमारे पास एक तो डायरेक्टली यहां पर रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया गया पर स्क्वायर मीटर का, एक तो उसे देखेंगे। फर्दर जो यहां पर देखा जाएगा दैट वुड बी रिगार्डिंग द एफएसआई, दैट वुड बी रिगार्डिंग द एफएसआई की हमारी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो लैंड कॉस्ट क्या है एफएसआई के ऊपर, जो फ्लोर स्केल इंडेक्स है उसके ऊपर हमारा यहां पर, यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो जिसे हम कहते हैं, फिर फ्लोर स्केल इंडेक्स कहते हैं, उसके ऊपर हमारा कॉस्ट ऑफ लैंड जो है उसके हिसाब से कितना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से दोनों को एड अप करते हैं। तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखिए, अगर हम यहां पर देखते हैं रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, दैट वुड बी बेसिकली व्हाट, दैट इज कितना यहां पर कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है यहां पर, दैट इज 325 जो भी बिल्टअप एरिया है दैट इज ठीक है, तो 325 यहां पर हमारा स्क्वायर मीटर हो गया, एंड प्राइस कितना है यहां पर 5,000 है। ठीक है, 5,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड जो रहेगा दैट वुड बी रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ एफएसआई, यहां पर रहेगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड इट इज कॉस्ट ऑफ एफएसआई। ठीक है, सो दैट वुड बी, वो कितना रहेगा यहां पर, दैट वुड बी अगेन 325। तो 325 के ऊपर ही हमने कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट तो उसके ऊपर निकलेगा, तो 325 इंटू 2,000 जो हमारे पास लैंड कॉस्ट दिया गया 2,000 के हिसाब से। ठीक है, तो इसे हम यहां पर एड अप कर देंगे, दोनों को यहां पर एड अप कर देंगे। तो जल्दी से मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर कितना आंसर रहेगा। सो इट इज 325 इंटू 5,000 दैट इज इक्वल टू 16,25,000, 16,25,000 and 325 into 2,000 it is 6,50,000 and 6,50,000। तो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट है वो कितनी होगी, 16,25,000 प्लस 6,50,000, so it is 22,75,000, 22,75,000 would be the answer over here. Is it clear? So 22,75,000 would be the answer over here. ओके, सो दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको एक तो यहां पर जो भी आपके पास बिल्टअप एरिया है, जो भी बिल्टअप एरिया उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लैंड का कॉस्ट दोनों ही शामिल करेंगे। ओके, तो दैट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पर दैट इज रिगार्डिंग द इनकम्बरेंस फैक्टर। व्हाट इज इनकम्बरेंस फैक्टर?
जो इनकम्बरेंस फैक्टर रहता है डेट इज बेसिकली जो भी हमारे पास आउटगोइंग्स हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा खर्चा हो रहा है एंड फर्दर जो हमारी एस्टिमेटेड यील्ड है उसके ऊपर, दैट इज व्हाट, दैट इज इनकम्बरेंस फैक्टर। दैट यू कैन से जो भी मेरे पास नेट एनुअल यील्ड है, जो भी मेरे पास नेट एनुअल यील्ड है एंड डिवाइडेड बाय जो मेरे पास एस्टिमेटेड यील्ड है, जो मेरे पास एस्टिमेटेड यील्ड है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर इनकम्बरेंस फैक्टर। वो आपका इनकम्बरेंस फैक्टर होता है। ओके, दैट इज योर इनकम्बरेंस फैक्टर। तो यहां पर देखिएगा जो मेरे पास नेट एनुअल यील्ड है, व्हाट इट इज, जो नेट एनुअल यील्ड होती है, पहले तो एस्टिमेटेड जो यील्ड है उसको देखते हैं। एस्टिमेटेड यील्ड मतलब मैं इस प्रॉपर्टी से कितना पैसा जो है वो यहां पर कमा सकता हूं, ठीक है, कितना पैसा कमा सकता हूं। तो यहां पर प्रॉपर्टी के ऊपर मेरी कमाई क्या हो रही है, व्हाट इज माई यील्ड ओवर इट, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ रेंट के थ्रू हो रहा है। यहां पर मंथली रेंट के हिसाब से यहां पर जो कारपेट एरिया के हिसाब से दिया गया दैट इज ₹50, दैट इज गिवन टू बी 50 एंड फर्दर यहां पर आपने ना कारपेट एरिया के हिसाब से देखना है, तो कारपेट एरिया यूजेबल कितना दिया गया, दैट इज गिवन टू बी 250, दैट इज गिवन टू बी 250, यानी कि पर मंथ मुझे यहां पर मंथ जो मुझे यहां पर यील्ड हो रही है दैट इज 250 इंटू 50। ध्यान से सुनिएगा, जो पर मंथ यील्ड हो रही है दैट इज 250 इंटू 50, क्योंकि 50 मेरे पास क्या है, यहां पर जो मंथली रेंट है वो दिया गया है एंड यहां पर जो मेरे पास यूजेबल कारपेट एरिया दैट इज गिवन टू बी 250 ओवर हियर। ओके, एंड जब मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दैट वुड बी माई एनुअल यील्ड जो मेरे पास एस्टिमेटेड है। इट इज माई एस्टिमेटेड एनुअल यील्ड। इज इट क्लियर? तो एस्टिमेटेड एनुअल यील्ड कितना हो जाएगा यहां पर, एस्टिमेटेड एनुअल यील्ड कितना होगा यहां पर, इट विल बी 250 इंटू 250 इंटू 12, 50 इंटू 250 इंटू 12 दैट इज 1,50,000। तो इट इज 1,50,000 जो मेरे पास एस्टिमेटेड का आया दैट इज 1,50,000। इज इट क्लियर? ये मेरे पास एस्टिमेटेड का आ गया। अब अगर मुझे यहां पर नेट एनुअल यील्ड लगाना है, अगर मुझे नेट एनुअल यील्ड निकालना है, तो नेट यील्ड क्या होती है, जो मेरे पास आया यानी कि इनफ्लो, जो मेरे पास कैश इनफ्लो हुआ माइनस जो आउटफ्लो हुआ। अब इनफ्लो मैंने देख लिया, मेरे पास इनफ्लो कितना हो रहा है, 1,50,000 हो रहा है। आउटफ्लो जो होगा वो कितना हो रहा है, दैट इज आउटगोइंग कितनी हो रही है यहां पर, 1/6 ऑफ द यील्ड कितना हो रहा है, दैट इज एज्यूम टू बी 1/6 ऑफ द यील्ड। तो यील्ड कितनी है मेरे पास, 1,50,000 हुई, तो इसका 6th पार्ट यानी कि यहां पर 25,000 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नेट बच जाएगा, क्योंकि ये मेरी आउटगोइंग है, ये मेरी आउटगोइंग है एंड यहां पर नेट जो होगा दैट वुड बी 1,25,000। तो इट इज माई नेट एनुअल यील्ड। तो नेट एनुअल यील्ड होगी यहां पर 1,25,000 एंड जो यहां पर एस्टिमेटेड यील्ड है दैट इज 1,50,000। सो इट विल बी 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 एंड अकॉर्डिंगली अगर इसे को हम कैलकुलेट करें दैट वुड बी 0.833, 0.833 दैट वुड बी द इनकम्बरेंस फैक्टर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 0.833। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इनकम्बरेंस फैक्टर किसके इक्वल है, जो नेट एनुअल यील्ड है डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यील्ड, नेट एनुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यील्ड। तो एस्टिमेटेड यील्ड जो मेरे पास इनकम हो सकती है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है एंड जो उसमें से आउटगोइंग्स है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट वुड बी माय नेट एनुअल यील्ड। ओके, इनको डिवाइड कर देंगे आपस में तो दैट वुड बी माय इनकम्बरेंस फैक्टर। तो हम उससे क्या निकाल लेंगे यहां पर, इनकम्बरेंस फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ये चीज क्लियर हो गया यहां पर। फर्दर next question says desired yield. What is desired yield over here now? What is desired yield over here now? अब देखिए डिजायर्ड यील्ड अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे ना तो डिजायर्ड यील्ड आपको ऑलरेडी यहां पर दे रखा है इन्होंने। डिजायर्ड यील्ड इज परसेंटेज इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर। अब हम किसके ऊपर यील्ड को लगाते हैं, जो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है उसी के ऊपर मैं सोचता हूं ना कि मेरे पास कितनी इनकम होगी। ठीक है, अब मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है दैट इज व्हाट, दैट इज माय इन्वेस्टमेंट।
दैट इज माई इन्वेस्टमेंट। तो हमने कितनी कैलकुलेट की थी, अराउंड 22 लाख अराउंड कैलकुलेट की थी हमने। व्हाट वाज आंसर रिगार्डिंग इट? जो हमारे पास हमने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखी थी, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 1, काइंडली प्लीज कंफर्म इट व्हाट इट वाज। दैट वाज 22,75,000 75,000, ठीक है। तो 22,75,000 था, ठीक है, 22,75,000 था, ठीक है। तो 22,75,000 का 9% हमने कैलकुलेट करना है। तो 9% इंटू 22,75,000, दैट वुड बी द डिजायर्ड यील्ड। तो कितना आएगा यहाँ पर, 22,75,000 इंटू 9%, दैट इज 204750, 204750, दैट वुड बी द आंसर फॉर द डिजायर्ड यील्ड। तो डिजायर्ड यील्ड के केस में याद रखना किसके ऊपर निकलेगी, जो हमारी कॉस्ट है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है, ठीक है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर निकालेंगे इसको, उसके ऊपर निकालेंगे इसको। यहां पर ये नहीं करना कि कारपेट एरिया की कॉस्ट निकालेंगे उसके ऊपर करना है इसको, यहां पर टोटल जो हमारी कॉस्ट लगी है उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, उसी के हिसाब से यहां पर देखेंगे। यानी कि जो एफएसआई है, एफएसआई क्या होता है, जो आपको परमिटेड यहां पर फ्लोर है, जो आप टोटल फ्लोर कवर कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके पास टोटल फ्लोर अवेलेबल है कवरिंग के लिए, दैट इज योर एफएसआई, ठीक है, जो आपको परमिशन दी गई है। ओके, तो ये एफएसआई का हो गया एंड डिजायर्ड यील्ड का हो गया। एंड फर्दर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इट सेज द नेट एनुअल यील्ड इज। तो नेट एनुअल यील्ड तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली हुई है, नेट एनुअल यील्ड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मेरे पास जो यील्ड थी दैट वाज व्हाट, दैट वाज 1,50,000 जो मैंने निकाली थी, जो रेंट के हिसाब से निकाली थी, कितना था वो, दैट वाज 50 इंटू 250 इंटू 12, ये मेरे पास एनुअल यील्ड है, माइनस जो इसमें से आउटगोइंग है, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को ए कहता हूं, सो 1/6 ऑफ ए, नॉट 1/2 हाफ, इट वुड बी 1/6 ऑफ ए ओवर हियर। ओके, तो इसको हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था ये, इट वाज 1,25,000। तो दोबारा से इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी यूजेबल एफएसआई। अभी यूजेबल एफएसआई कितना है, देखिए एक तो मेरे को जो परमिशन दी गई है अभी, वो एफएसआई यहां पर दिया गया ऑलरेडी, ठीक है, यानी कि टोटल जो बिल्टअप मुझे दिया गया है दैट इज गिवन टू बी 325, वो यहां पर 325 स्क्वायर मीटर ऑलरेडी मुझे गिवन है, बट टोटल लैंड एरिया कितना है, दैट इज 725, दैट इज 725। तो 725 में से 325 तो ऑलरेडी यूज कंज्यूम किया जा रहा है ना। अब यहां पर जो डिफरेंस रह गया दैट इज माय यूजेबल एफएसआई। तो अब यूजेबल एफएसआई कितना है यहां पर, 400 स्क्वायर मीटर। यूजेबल एफएसआई जो है दैट इज 400 स्क्वायर मीटर। अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल ले, अगर आपको डायग्रामेटिकली अगर यहां पर समझाऊं मैं, ठीक है, लाइकवाइज ये टोटल प्लॉट एरिया है, ये टोटल प्लॉट एरिया है, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये जगह जो है वो रखी है, ये जगह अपने पास ली है अभी, ठीक है, ये जगह अभी ली है जो मेरे को परमिशन दी गई जिस पर बनाने के लिए। दिस इज व्हाट, दिस इज माई टोटल बिल्ट अप एरिया, दिस इज माई टोटल बिल्ट अप एरिया। अब इसमें जितने एरिया में मैं रूम्स वाला बना रहा हूं या कुछ बना रहा हूं, दैट इज व्हाट, दैट इज माई कारपेट एरिया, ठीक है। तो ये जो सबसे छोटा वाला एरिया है ये कारपेट एरिया है, ये मेरा टोटल जो एरिया परमिटेड एरिया है ये वो वाला है, एंड फर्दर ये टोटल लैंड थी, ये वाला जो फुल था दैट वाज अ टोटल लैंड अवेलेबल। ओके, तो अकॉर्डिंगली यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। So that was regarding the case study on FSI. जो next case study है that is again also very important. So it is based upon the annuities. So it is based upon the annuities. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, an individual has recently purchased a house worth rupees 40 लाख। तो 40 लाख का एक हाउस खरीदा गया अपने खुद के रहने के लिए, एंड इसके लिए उन्होंने हाउसिंग लोन अवेल किया, कितने का, रुपीज 28 लाख का हाउसिंग लोन अवेल किया है 9.25% पर एनम की रेट पर। जो टेन्योर है लोन का दैट इज गिवन टू बी 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल का लोन है, मॉरेटोरियम कोई भी नहीं दिया गया है हमें। एंड फर्दर ही हैज रुपीज 12 लाख फाइनेंशियल एसेट, इसके अलावा जो पर्सन है उसके पास 12 लाख के यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स हैं। प्रेजेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर की गई है 9% पर एनम की रेट पर उनको इन्वेस्ट किया गया। ही इज एक्सपेक्टेड टू सेव एनुअली रुपीज 2000, उसकी ये एक्सपेक्टेशन है कि फर्दर वो 2 लाख रुपए बचाएगा जिन्हें वो इन्वेस्ट करेगा ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस वो उन्हें इन्वेस्ट भी करेगा फर्दर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ अ क्वार्टर के बेस पर वो उन्हें इन्वेस्ट करेगा।
एंड फर्दर अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो भी यहां पर की जाएगी, एंड फर्दर इट इज रिगार्डिंग विच इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ रिटर्न ऑफ 9% पर एनम। एंड फर्दर यहां पर जो रिटर्न है वो 9% की मिलने वाली है, 9% पर एनम की रेट पर रिटर्न भी इसके ऊपर मिलने वाली है। ओके, तो सभी डाटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एक तो लोन चल रहा है, एक इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल, उसके उसके पास एसेट्स है। ओके, एंड उसके बाद क्या बात आती है रिगार्डिंग इट इज दैट व्हाट विल बी द ईएमआई ऑन हाउसिंग लोन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द ईएमआई ऑन हाउसिंग लोन। तो देखिए जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए एंड आपको यहां पर आनी चाहिए दैट इज रिगार्डिंग द फॉर्मूलाज इटसेल्फ। तो इसके लिए आपको एन्युटी के चारों फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला को याद रखना है, दैट इज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड न्यूमरस टाइम, एबीएम में भी ये इस्तेमाल हुए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का आपको फॉर्मूला याद रखना है, एंड दैट फॉर्मूला इज सी इंटू 1+i रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय i। सिर्फ ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूला को आप फर्दर अब जब बढ़ाएंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ऑर्डिनरी एन्युटी की, दैट इज इक्वल टू सी इंटू 1+i। आई ही रखिए यहां पर, कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, -1 एंड i एंड फर्दर 1+i रेज टू पावर n। तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म यहां पर ये वाली ऐड हुई है, ये वाली डॉटेड जो जिसको डॉट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म यहां पर ऐड हुई है, दैट वुड बी रिगार्डिंग इट। तो ये फॉर्मूला आपका प्रेजेंट वैल्यू का बन गया। अब उसके बाद अगर मुझे यहां पर फ्यूचर वैल्यू देखनी है एन्युटी ड्यू की, अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू देखनी है एन्युटी ड्यू की, तो सेम फॉर्मूला ही इस्तेमाल होगा, एंड यहां पर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी डी एडी लिख दे रहा हूं मैं यहां पर नोट्स में इसके, ताकि आप इसको समझ पाए। सो इट विल बी द सेम वन, तो सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक टर्म इसमें एक्स्ट्रा रहेगी, एक टर्म इसमें एक्स्ट्रा रहेगी, एंड दैट वुड बी इन मल्टीप्लीकेशन। तो 1+i की जो टर्म है दैट इज एक्स्ट्रा ओवर हियर, दैट इज एक्स्ट्रा ओवर हियर। देखिए सिंपल एक फॉर्मूला याद किया, उससे सभी फॉर्मूलाज बन रहे हैं। एंड अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं एन्युटी ड्यू की, तो वो क्या होगी, वो भी यहां पर सेम ही है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू की जो वैल्यू है वही सेम रहेगी, 1+i रेज टू पावर n -1 i इंटू 1+i रेज टू पावर n एंड फर्दर मल्टीप्लाई बाय 1+i। तो ठीक है, इस तरह से हम यहां पर वैल्यू को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इज इट क्लियर? यहां पर फॉर्मूला जो है सभी के सभी क्लियर हो गया, अभी 4 फॉर्मूलाज हैं यहां पर क्लियर हो गए। अब यहां पर देखिए ईएमआई का फॉर्मूला अलग से याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है दैट इज योर ईएमआई फॉर्मूला, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये आपका ईएमआई का फॉर्मूला है। अब आपको यहां पर डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है एंड एन्युटी ड्यू क्या है। तो सिंपल सा एक डिफरेंस है। पहली चीज तो एन्युटी क्या होती है, इस चीज को समझिए। एन्युटी के केस में आपके पास एक फिक्स्ड इंटरवल के ऊपर एक फिक्स्ड जो अमाउंट है उसे डिपॉजिट करवाया जा रहा है या फिर आपको मिल रहा है, या तो डिपॉजिट करवाया जा रहा है या फिर आपको वो अमाउंट जो है यहां पर वो मिल रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज एन्युटी। तो उसे हम क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। अब एन्युटी के आगे ये एन्युटी ड्यू या फिर ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है। एक एन्युटी के केस में क्या रहता है कि आप जब पीरियड एंड होता है तब पैसा आपको मिल रहा है या फिर आप जमा करवा रहे हैं। ठीक है, लाइकवाइज अगर मुझे यहां पर लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो जैसे ही पीरियड एंड होता है मैं तब पैसे जो है वो जमा करवा रहा हूं। दैट इज व्हाट, दैट इज माई ऑर्डिनरी एन्युटी। यानी कि जब मैं यहां पर एंड ऑफ पीरियड में जमा करवा रहा हूं तो उसे मैं क्या कहता हूं, उसे मैं ऑर्डिनरी एन्युटी कहता हूं, उसे मैं ऑर्डिनरी एन्युटी कहता हूं। एंड जब मैं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में पैसे जमा करवा रहा हूं या मुझे पैसा मिल रहा है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, उसे मैं कहता हूं ड्यू, एन्युटी ड्यू। इज इट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई आपको? How could the EMI, we need not to calculate the EMI yearly first of all, EMI monthly रहता है, so kindly calculate accordingly. Okay, so that is what, that is annuity definition. Okay, अब ये annuity की definition हो। अब हम बात कर रहे थे यहां पर EMI के केस के बारे में। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है यहां पर ऑर्डिनरी एन्युटी का, प्रेजेंट वैल्यू का जो केस है यहां पर ऑर्डिनरी एन्युटी का, वो यहां पर क्या रहेगा, दैट वुड बी बेसिकली व्हाट, यहां पर प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो क्या होगा, दैट इज बेसिकली सी।
इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। ओके, तो ये हमारे पास ईएमआई का फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी कि जो लोन का अमाउंट दिया गया वो मुझे ऑलरेडी पता है ना। जो लोन का अमाउंट है डेट इज ऑलरेडी वो मुझे तो ऑलरेडी पता है कि 18 लाख का इस पर्सन ने लोन लिया। कितना, सॉरी नॉट 18, इट इज 28 लाख। 28 लाख का यहां पर इन्होंने क्या लिया है, लोन लिया है। तो यहां पर ये वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, तो मुझे ये सी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। ठीक है, ये कैश फ्लो कहते हैं इसको, जो रहेगा यहां पर। ठीक है, तो 28 लाख मेरे पास ये वैल्यू है, सी की वैल्यू होगी। अब यहां पर आई क्या है, व्हाट इज आई ओवर हियर। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर है वो कितना 9.25% है, लेकिन ये क्या है, पर एनम है। दिस इज पर एनम, तो इसको यहां पर मंथ में कन्वर्ट करना होगा। हाउ कम, 9.25 डिवाइडेड बाय 12। सो 9.25 डिवाइडेड बाय 12 के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आता है, इट इज 0.7708। ये कितना रहता है, इट इज 0.7708। लेकिन फर्दर इसको यहां पर हमने डेसिमल पार्ट में भी कन्वर्ट करना है, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 भी करना है। डिवाइडेड बाय 100 भी करना है, इसको डेसिमल पार्ट में भी हम क्या करेंगे, फर्दर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये कितना रहेगा, इट विल बी 0.0077, 0.0077। तो यहां पर 1 में ऐड कर दिया, सो इट वुड बी 1.0077। अब टेनर कितना है, एन की वैल्यू कितनी होगी, 18 नहीं रहेगी। ध्यान रखना है, एन की वैल्यू 18 नहीं होगी क्योंकि मंथली है। सो 18 इंटू 12, तो 18 इंटू 12 इट इज इक्वल टू 216। तो यहां पर n की वैल्यू है 216 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.0077 एंड 1.0077 रेज टू पावर 216। अब ये कैलकुलेशंस देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है इसको आप सिंपल कैलकुलेटर के साथ ही इस्तेमाल कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से आपको यहां पर कैलकुलेट करना है 1.0077 रेज टू पावर 216, लेकिन इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 18 एंड 12 के फैक्टर्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहां पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो किस तरह से कैलकुलेशन होगा, इट विल बी इक्वल टू 1.0077 मल्टीप्लाई बाय 1.0077। अब जितना रेज टू पावर है उससे एक कम टाइम्स तक इक्वल टू का साइन प्रेस करना पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। So it is 1.114805. So it is 1.11485 रेज टू पावर 12 है। ठीक है, अभी 18 वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, 12 वाला हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इट विल बी 1.11485। ओके, तो अब 11 टाइम्स इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So it is 5.0908, 5.0908। काइंडली कंफर्म कर दीजिए, यही आंसर आ रहा है क्या इसका, इस वाले फैक्टर का काइंडली कंफर्म कर दीजिए, यही आंसर आ रहा है यहां पर। ओके, अभी हमने यहां पर इसमें से -1 किया, डिवाइड बाय 0.0077 कर दिया एंड डिवाइड बाय 5.0908 कर दिया। इट इज एट 104.35। ठीक है, तो अभी उसके हिसाब से हमने यहां पर जो कैलकुलेशंस हैं वो करनी है। ओके, सो 28 लाख तो हमारे पास जो आंसर आता है, उसके बाद जो हमारे पास यहां पर ईएमआई का आंसर आता है, जो ईएमआई का आंसर आता है यहां पर, दैट इज बेसिकली व्हाट, क्या आंसर आता है, दैट इज 26,659। दैट इज 26,659। ओके, ये आपका यहां पर आंसर रहेगा। 26,659 विल बी द आंसर ओवर हियर। ये आपका ईएमआई आ रहा है। ओके, थोड़ा बहुत पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है यहां पर, तो ईएमआई यहां पर लिख लेते हैं 26,659।
तो ये हमारे पास ईएमआई होगी, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा यहां पर खत्म हो जाता है। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So it says what will be the outstanding in his loan after 5 years। तो अब हमने ये बताना है कि 5 साल के बाद जो उसने हाउसिंग लोन लिया था उसमें क्या आउटस्टैंडिंग होगा। लाइकवाइज मान लीजिए उसने 2013 में हाउसिंग लोन लिया, तो 2018 में अगर वो इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे करता था, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम ये मान रहे हैं कि स्टैंडर्ड रहा, उसने सभी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे किए हैं। ठीक है, तो यहां पर 2018 में उसके पास लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा वो हमने बताना है। 5 साल के बाद यहां पर जो लोन का आउटस्टैंडिंग टाइम है वो हमने बताना है, वो हमने यहां पर बताना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, कौन सी मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे? हम यहां पर फिर से प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ही इस्तेमाल करने वाले हैं। डिफरेंस क्या रहने वाला है, 5 साल निकल गए हैं, अभी पेंडिंग कितना टाइम पीरियड पड़ा है यहां पर 13 ईयर्स और पड़े, क्योंकि टोटल टेन्योर कितना था, 18 ईयर्स का टोटल टेन्योर था यहां पर, तो 13 ईयर्स और पड़े हैं। एंड हमने यहां पर अगर 2018 में आ जाए तो यहां पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इजंट इट? यही चीज होगी यहां पर, यानी कि हमारे पास यहां पर कैश फ्लो का अमाउंट ऑलरेडी है। अब कैश फ्लो यानी कि ईएमआई का अमाउंट हमने निकाल लिया यहां पर कि 26,659 हमने अगले 13 साल पे करने हैं। ठीक है, लेकिन अभी उसका हमने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो कितने टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे, 13 ईयर्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अगेन सेम फॉर्मूला, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला दैट इज 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i एंड फर्दर 1 प्लस आई रेज टू पावर n अगेन। तो इसी फॉर्मूला को हम फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी फॉर्मूला में वैल्यूज को फिर से यहां पर फिल इन कर देंगे। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ईएमआई जो पे कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि हमने 2018 में जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहां पर सी जो है डेट इज गिवन टू बी, जो नॉट गिवन ओवर हियर, वी कैलकुलेटेड इन द लास्ट क्वेश्चन 26659 एंड फर्दर हेयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो सेम ही है। सो 1.0077 रेज टू पावर कितना रहेगा। अब 13 ईयर्स पेंडिंग है, ध्यान रखना है यहां पर 18 के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होगा, यहां पर जो कैलकुलेशन होगा डेट वुड बी बेस्ड अपॉन 13। तो 13 इंटू 12 इट इज 156, तो यहां पर 156 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा एंड डिवाइडेड बाय अगेन 0.0077 and 1.0077 रेज टू पावर 156। इसे यहां पर सॉल्व करेंगे, यानी कि 1.0077 रेज टू पावर 13 एंड रेज टू पावर 12 को यहां पर सॉल्व करना है। ओके, जल्दी से इसका फैक्टर कंफर्म कीजिए क्या आ रहा है, क्योंकि मेन यहां पर ही मिस्टेक हो सकती है एंड आपको इस पार्ट को ध्यान से करना है। सो 1.0077 इंटू 1.0077 जितना रेज टू पावर है उससे एक कम, यानी कि 12 टाइम्स इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। okay, so it is 1.10485, 1.10485 raised to power 12, so multiply 1.10485 11 times equal to का साइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so it is 3.3088 एंड यहां पर इस वैल्यू को लिख देता हूं मैं, डेट इज 3.30882। तो जल्दी से कंफर्म कर दीजिए आंसर क्या आ रहा है, 3.30882 आ रहा है मेरा आंसर यहां पर। वेरी नाइस, ठीक है, तो यहां पर आंसर भी दे दिया यहां पर। सो -1 ओवर हियर डिवाइडेड बाय 0.0077 एंड डिवाइडेड बाय 3.30882, तो इट इज 90.62 आ रहा है एंड मल्टीप्लाई बाय 26659, तो इट इज 2415,851। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है यहां पर 2415,851। ओके, तो लगभग पॉइंट्स के डिफरेंस के कारण थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं हाउसिंग लोन
आफ्टर A5Y लिख रहा हूं, आफ्टर 5 ईयर्स कितना आउटस्टैंडिंग है? इट इज 24,15,851। 24,15,851 है यहां पर जो अमाउंट है। ओके, आफ्टर 5 ईयर्स। आपको मैथडोलॉजी समझ में आ गई कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमने ये सोचा 5 साल निकल गए हैं एंड अभी 13 साल और पड़े। 13 साल में अमाउंट पता है EMI का कितना जाना है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही चीज हमें कैलकुलेट करनी थी, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि अमाउंट कितना होगा यहां पर हाउसिंग लोन का आउटस्टैंडिंग आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहां पर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हिज फाइनेंशियल एसेट्स आफ्टर 5 ईयर्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं यहां पर, उस पर्सन के जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं यहां पर, वो कितने दिए गए हैं? दोज आर गिवन टू बी ऑफ 12 lakhs, 12 लाख के दिए गए हैं। एंड हमने यहां पर बताना है कि उस 12 लाख की वैल्यू आगे 5 साल बाद कितनी होगी, एंड उसने कितने अमाउंट के ऊपर, कितने परसेंटेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी। इफ समथिंग इज नॉट मेंशन कि कब इंस्टॉलमेंट जमा करवाई जा रही है, शुरू में या एंड में, उसके केस में हम उसको ऑर्डिनरी एन्युटी का केस ही मानेंगे। अगर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन ना हो आपके पास क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, तो उसे हम ऑर्डिनरी एन्युटी का केस ही मानेंगे। ओके, तो यहां पर 12 लाख रुपए हैं उसके पास एंड उसने इन्वेस्टमेंट जो की है इसकी 9% के ऊपर की है। कितने रेट के ऊपर की है? 9% के ऊपर की है। अब ध्यान से देखिए, इज इट द केस ऑफ एन्युटी? क्या ये एन्युटी का केस है? काइंडली प्लीज कंफर्म, क्या ये एन्युटी का केस होगा यहां पर? जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, क्या ये एन्युटी का केस होगा जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसके पास? इज इट द केस ऑफ एन्युटी? काइंडली प्लीज कंफर्म, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि क्या ये एन्युटी का केस होगा। नो, दिस इज नॉट द केस ऑफ एन्युटी। एन्युटी का केस नहीं है। एन्युटी के केस में क्या चीज रहती है? डेफिनेट टाइम पीरियड एंड डेफिनेट अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट जो जमा करवाता है। तो यहां पर तो सिंगल कैश फ्लो है, यानी कि सिंपली जो हम कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, दैट इज P इंटू 1+R⁻⁴ उस फॉर्मूला के साथ इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास P कितना यहां पर 12 लाख का है। P कितना यहां पर 12 लाख का है। 1+R कितना यहां पर 9% है, तो 0.09 रेज टू पावर। 5 साल बाद पूछा है तो 5 साल बाद वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज इट। तो आसानी से यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो 1.09 इंटू 1.09 इंटू 12 लाख, सो इट इज 184634, 1846,348.7। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू आ गई यहां पर 5 साल के बाद। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो यहां पर लिख देते हैं फाइनेंशियल एसेट 5 ईयर्स के बाद जो वैल्यू है दैट इज 1846,348.7। क्वार्टरली इंटरेस्ट वाला जो सिस्टम है दैट इज ऑन सेविंग्स, नॉट ऑन हिज फाइनेंशियल एसेट। तो वो तो सेविंग के ऊपर कह रहा है कि जो सेविंग वो कर रहा है ना उसके ऊपर कह रहा है। ओके ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हिज सेविंग्स आफ्टर 5 ईयर्स। अब इसके बारे में पूछा गया, किसके बारे में? सेविंग्स के बारे में। अब सेविंग क्या कर रहा है वो? सेविंग वो एनुअली 2 लाख रुपए की सेविंग कर रहा है। एनुअली क्या कर रहा है वो? 2 लाख रुपीज की सेविंग कर रहा है। तो यहां पर सेविंग का अमाउंट देख लेते हैं। सेविंग का अमाउंट है 2 लाख रुपीज। ठीक है, 2 लाख रुपीज का अमाउंट है विच ही इन्वेस्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, जो वो क्वार्टरली बेसिस पर इन्वेस्ट कर देता है। बिगिनिंग अ क्वार्टर फ्रॉम नाउ इन एन इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड 9% पर एनम, जिसके ऊपर उसे 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे, वो उसे 9% पर एनम के हिसाब से यहां पर रिटर्न मिल रही है, रिटर्न मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर अमाउंट देखिए क्वार्टरली कितना इन्वेस्ट हो रहा है।
क्वार्टरली जो अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टरली कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है दैट इज 50,000, दैट इज 50,000। ओके, एंड यहां पर इंटरेस्ट क्या एप्लीकेबल रहेगा, 9% डिवाइडेड बाय 4, 9% डिवाइडेड बाय 4, सो 9 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया आपके पास, 2.25 हो गया, तो इट इज 2.25%। अब इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.0225, तो ये आपके पास परसेंटेज हो गया, यहां पर डेसिमल पार्ट हो गया। अब इस केस में मुझे क्या निकालना है, मुझे यहां पर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। मेरे पास अभी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो है कि जो मैं यहां पर रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्योंकि ये भी एन्युटी का केस है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मुझे यहां पर क्या निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। अब लेकिन साथ में देखिए एक स्पेशल वर्ड कहा गया डेट की ये जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है ना, इट इज बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो कब की जा रही है, बिगिनिंग में की जा रही है, यानी कि हम किसकी बात करें, एन्युटी ड्यू की बात करें। तो वी नीड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो फ्यूचर वैल्यू अब पहले किसका फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू आपका, सॉरी ऑर्डिनरी एन्युटी का लिख लीजिए फॉर्मूला। तो इट इज सी एंड 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। इज इट क्लियर, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे इसकी। इट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो यहां पर हमारे पास जो क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 50,000 की है, ठीक है, एंड 1 प्लस आई यानी कि 1.0225 रेज टू पावर। अब 5 साल बाद की निकालनी है, लेकिन 5 साल में क्वार्टरली किया जा रहा है, सो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इट वुड बी 5 इंटू 4, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पर है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 5 इंटू 12 नहीं करना, 5 इंटू 12 नहीं करना, 5 इंटू 4 करेंगे, इट विल बी 20 ओवर हेयर। तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 20 रहेगी, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.0225 एंड साथ में 1 प्लस आई यानी कि 1.0225। ओके, तो ये इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो 1.0225 इंटू 1.0225, इट इज 1.5605। कितनी वैल्यू आ रही है, 1.5605 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.0225 मल्टीप्लाइड बाय 1.0225 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, तो इट इज 12,73,601। इट इज 12,73,601। ओके, तो ये मेरे पास यहां पर इसका आंसर आ रहा है, जो यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद अमाउंट बन रहा है। ओके, अभी देखिए ये मेरे पास टोटल अमाउंट हो गया। ये किस चीज का अमाउंट है, सेविंग्स का। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सेविंग्स आफ्टर 5 ईयर इट इज 12,73,601। ओके, तो यहां से ये मैंने जो वैल्यूज थी सभी इनको कैलकुलेट कर लिया है। तो ये मेरा क्वेश्चन ये वाला भी यहां पर डन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहां पर, व्हाट वुड बी हिज नेटवर्थ 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, व्हाट वुड बी हिज नेटवर्थ 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 5 साल बाद उस पर्सन की जो नेटवर्थ है वो क्या होगी, 5 साल बाद नेटवर्थ क्या होगी। नेटवर्थ क्या होती है, व्हाट इज नेटवर्थ, जैसे हम सीआर बनाते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं किसी बोरवर की, तो उसकी यहां पर नेटवर्थ चेक करते हैं ना कि नेटवर्थ क्या है, व्हाट इज नेटवर्थ, जो भी एसेट्स हैं माइनस लाइबिलिटीज। तो नेटवर्थ इन सिंपल वे जब हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज जो भी उसके एसेट्स हैं माइनस जो भी उसकी लाइबिलिटी है, उसको हम क्या कहते हैं यहां पर, इन सिंपल लैंग्वेज वी से टू बी नेटवर्थ, जब हम बोरोर की बात करते हैं। तो यहां पर एसेट जो हैं वो कौन कौन से हैं, जो एसेट हैं वो कौन कौन से हैं, जल्दी से बता दीजिए। एंड फर्दर यहां पर इन्होंने एक चीज मेंशन की हुई है, व्हाट इट इज, इट सेज द वैल्यू ऑफ द हाउस विच इज कंजम्पशन पर्पस
is not considered in net worth so arrived. ओके, तो वैल्यू ऑफ जो हाउस है उसे कंसीडर नहीं करना, उसे यहां पर कंसीडर नहीं करना हमने। ओके, तो यहां पर उसे कंसीडर नहीं करना हमने। तो यहां पर एसेट क्या है मेरे पास, एसेट मेरे पास कौन कौन से हैं, एक मेरे पास ये सेविंग्स हो गई एंड ये फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, ये दो ही एसेट्स हैं यहां पर। तो इट इज 1846348 प्लस 1273601 माइनस जो हाउसिंग लोन चल रहा है उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है डेट इज 2415851। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी यहां पर नेटवर्थ हो जाएगी। यहां पर ये नेटवर्थ हो जाएगी। तो यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है द वैल्यू ऑफ द हाउस विच इज फॉर कंजम्पशन पर्पस इज नॉट कंसीडर्ड इन द नेटवर्थ सो अराइव्ड। यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको नहीं करेंगे, अदरवाइज अगर करना होता कैसे करते, उसकी 5 साल बाद की वैल्यू को निकालते, 5 साल बाद की वैल्यू को निकालते एंड उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करते। इजंट इट? बोरोर के केस में जब हम नेटवर्थ निकाल रहे हैं सो दैट इज व्हाट दैट इज जो हमारे पास एसेट्स हैं, जो सरप्लस एसेट्स हैं लाइबिलिटी से, दैट इज नेटवर्थ। तो यहां पर मेरे पास जो सेविंग्स हैं, मेरे पास जो फाइनेंशियल एसेट हैं उनकी वैल्यू मैंने लिख दी, वो मेरे क्या है एसेट्स हैं। यहां पर लाइबिलिटी क्या है मेरे पास, जो मैंने लोन पे ऑफ करना अभी, जो लोन पे ऑफ करना अभी वो मेरी लाइबिलिटी है यहां पर। ओके, अकॉर्डिंगली मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं, तो व्हाट वुड बी द आंसर, जल्दी से बता दीजिए, कैलकुलेशन नहीं करेंगे यहां पर। 1846348 प्लस 1273601 माइनस 2415851, so it is 704098. It is 704098. So this is net worth over here.